पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइफ स्टेज। आज कई दिनों के बाद हम और अजीत द्विवेदी जी फिर से जुड़ रहे हैं। अजीत द्विवेदी जी देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट। देखिए, हमारे दर्शकों को पता नहीं क्या क्या कंफ्यूजन हो गया था कि पिछले कई दिनों से हम और आप क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या यह शो बंद हो गया है? हकीकत कुछ और। पता ही है कि देश में भारत पाकिस्तान के बीच किस तरीके की तनातनी थी, और जब तनातनी का माहौल था तो हम अपने दर्शकों को राजनीति की ओर नहीं ले जाना चाहते थे। देश के जवानों के लिए, देश की सेना के लिए वह उत्साहवर्धन करते रहें, देश की सलामती के लिए वह दुआ करते रहें। इसके लिए हम लोगों ने कुछ दिनों के लिए कार्यक्रम को विराम दे रखा था। तो आज फिर से हम शुरुआत कर रहे हैं, और बिहार चुनाव है, बिहार में ही चुनाव है 2025। हम यह कहें ज्यादा अच्छी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 29 और 30 मई को बिहार आ रहे हैं। 29 मई को रात को पटना में ही रुकेंगे। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन होगा। लेकिन आज दिन रविवार है। रविवार को कार्यक्रम तो आता नहीं है, लेकिन आज हम लोगों ने समझा कि नहीं, आज शुरुआत कर दें। तो आज बिहार में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम, और प्रशांत किशोर ने, देखिए, कल से ही चर्चा शुरू हो गई थी आरसीपी सिंह को लेकर। रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो कभी नीतीश कुमार के सब कुछ थे, बिहार में सबसे अधिक शक्तिशाली थे, नंबर 2 थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, केंद्र में मंत्री बने, और इसके बाद नीतीश कुमार से रिश्ते खराब हुए तो उन्हें राज्यसभा से बेटिकट कर दिया गया। भाजपा में गए, लेकिन जैसा आप कहते हैं अजीत जी कि नीतीश कुमार के दुश्मन न भाजपा में और न राजद में टिक पाते, भाजपा में खो गए थे। आज किसी ने लिखा सोशल मीडिया पर, बनडमरू बन गए थे। तो कहीं कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। फिर आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी बना ली। मुझे नाम बार बार याद करना पड़ रहा था, आशा। तो पार्टी बनाने से भी कुछ नहीं हो रहा था। कई लोगों ने कहा वह फूके हुए कारतूस बन गए। लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर ने फैसला किया कि आरसीपी सिंह को हम अपने साथ करेंगे। दोनों का दिल मिल गया, और दोनों, हमें याद है 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 2015 के विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार के लिए और बिहार के महागठबंधन के लिए साथ साथ काम कर रहे थे। तो दोनों एक लंबे समय तक साथ रहे भी हैं। तो आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी का ही विलय कर दिया जनसुराज में। आज इस बात का ऐलान किया गया। अब इसका क्या असर होगा? क्या प्रशांत किशोर को कोई ताकत मिल जाएगी? क्या आरसीपी सिंह को कोई किनारा मिल जाएगा? क्योंकि वह संगठन के आदमी माने जाते हैं। कई लोग कह रहे हैं आरसीपी सिंह के आने का फल यह होगा कि प्रशांत किशोर को पंचायत स्तर तक राजनीतिक कार्यकर्ता मिल सकते हैं। जुड़ना नहीं जुड़ना अलग बात है, लेकिन पंचायतों तक आरसीपी सिंह जानते हैं। लेकिन कई लोग कह रहे हैं यह बेअसर होगा। और इसके साथ ही आज प्रशांत किशोर, जो राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान पर निकले हैं, पहुंचे कहां? नालंदा जिले में नीतीश कुमार के गांव हरनौत के कल्याण बिघा में। जब हम कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर को वहां मुश्किलें हो रही हैं। वहां सुबह से ही प्रशांत किशोर को आना था। गांव की घेराबंदी कर ली गई थी। ट्रैक्टरों से रास्ते में अवरोधक तैयार किए गए थे। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। गांव के लोगों से कहा जा रहा था कि आप घरों में रहें, मदद करें। गांव के लोग प्रशांत किशोर से मिलना चाहते। प्रशांत किशोर किस बात का हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं, यह जानना भी आवश्यक है। वह नीतीश कुमार के गांव पहुंचकर यह जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने जातीय गणना के बाद जिस बात का ऐलान किया था कि जिन 94 लाख गरीब परिवारों को, जिनकी आय 6,000 रुपए भी नहीं है, उन्हें 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। क्या कल्याण बिघा में किसी को मिल गया? या फिर भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी, वह किसी को प्राप्त हुआ? तो आज चर्चा के केंद्र में प्रशांत किशोर हैं।
आरसीपी सिंह आ गए हैं। आरसीपी सिंह कितने दिनों तक टिकेंगे यह मुझे पता नहीं, क्योंकि आरसीपी सिंह भी ताऊ वाले हैं, प्रशांत किशोर भी ताऊ वाले हैं। लेकिन यह बात तो है कि आरसीपी सिंह कभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, अब प्रशांत किशोर के साथ होंगे। तो प्रशांत किशोर की यह उपलब्धि, तो इसके फायदे नुकसान और फिर प्रशांत का कल्याण विभाग कार्यक्रम, इन दोनों पर आपकी टिप्पणी अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अभी हम लोग बात दोनों दोनों मसलों पर करेंगे। उसके पहले कई बार ऐसा हुआ है कि हमने अपना निष्कर्ष बता दिया, फिर उसके बाद हम अपने तर्क, हम अपने लॉजिक्स देते हैं। आपने जब कल कहा हमको कि आज एक बड़ा घटनाक्रम हो सकता है, कल आपने शाम में जब कहा कि कल आरसीपी सिंह ज्वाइन कर सकते हैं, तब से हम इसके एक ज्योतिष की भाषा में कहें तो फलाफल पर विचार कर रहे थे कि क्या इसका असर हो सकता है, कि किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, क्या राजनीति बदलेगी बिहार में। और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, हम उस खेमे में हैं। आपने दो तरह के लोगों की बात कही, जो ये मानते हैं कि इसका बहुत बड़ा असर होगा बिहार की राजनीति पर। अच्छा, बेअसर तो कतई नहीं होगा, ये बेअसर तो कतई नहीं होगा। और इस बात को समझ लेना चाहिए है कि ये बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है, हाल के दिनों का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हम इसको कहेंगे। ये कोई साधारण घटनाक्रम नहीं है, ये कोई आरसीपी सिंह कोई साधारण नेता नहीं है जो पाला बदल के इधर चले गए या पाला बदल के उधर चले गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अब जब तक वो अपनी पार्टी बनाए थे, उनकी पार्टी को लेकर के उनकी पार्टी बहुत असरदार नहीं हो रही थी बिहार में। बिल्कुल। और इस पर हम लोग जिस दिन उन्होंने पार्टी बनाई थी, हम लोगों ने चर्चा की थी। और उस समय भी जो आरसीपी सिंह के की जो क्वालिटी है, जो पॉलिटिकल क्वालिटी उनके अंदर है, हम लोगों ने उस पर चर्चा की थी। वो इंडिविजुअली अपने अकेले राजनीतिक दल बना करके चलने में बहुत प्रभावी नहीं थे, लेकिन उनको अगर प्रशांत किशोर के साथ वो जुड़ गए हैं। और एक इस पर भी ध्यान देना चाहिए है, कई लोगों ने दिया ही होगा कि जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आरसीपी सिंह और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे एक समय प्रशांत किशोर। तो जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक समय रहा व्यक्ति, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा व्यक्ति, दोनों अगर एक साथ आए हैं, फिर जैसा आपने याद दिलाया कि दोनों ने साथ काम किया 2015 के विधानसभा चुनाव में, वो दोनों लोग साथ आए हैं। इसका कितना बड़ा असर होगा, तो इस बात से समझिए। देखिए, आरसीपी सिंह जो थे और प्रशांत किशोर, इन दो लोगों ने नीतीश कुमार को सबसे करीब से देखा है, उनकी राजनीति को सबसे करीब से समझा है। बिल्कुल दाव पेच को जानते हैं ये लोग, उनके तर्कस में कौन कौन से तीर हैं उस तीर को जानते हैं ये लोग। कहाँ किस तरह की राजनीति नीतीश कुमार कर सकते हैं। हालांकि अब नीतीश कुमार खुद ही अपने वश में नहीं है, वो अपनी तरह से राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, अपनी तरह से बहुत सारे फैसले नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर करते तो कैसे करते। और ये बात हर आदमी मानता है कि भले नीतीश कुमार वैसा करिश्मा नहीं पैदा कर सके जैसा लालू यादव ने किया, लेकिन लालू यादव से ज्यादा सफल हुए राजनीति में नीतीश कुमार, और वो सिर्फ अपने राजनीतिक दाव पेच से सफल हुए। तो जो व्यक्ति, जो दो लोग उनके राजनीतिक दाव पेच को सबसे अच्छे से जानते हैं, वो दोनों लोग साथ रहे। ये एक दूसरी बात है, जो दूसरी क्वालिटी है इन दोनों लोगों की, जो दोनों के मिल जाने से, जब तक दोनों अलग अलग थे, अलग अलग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें प्रशांत किशोर ज्यादा सक्सेसफुल थे। उन्होंने चूंकि 2 साल से अपनी राजनीति बहुत बहुत जमीनी स्तर पर की थी। आरसीपी उतने सफल नहीं हो रहे थे पार्टी बना के, लेकिन जब दोनों मिल गए तो ये एक और एक 11 का स्ट्रेंथ है। ये एक और एक मिलकर वो नहीं हो रहे हैं। एक तो इस बात को समझने की जरूरत है। तीसरी बात जो आपने कहा कि संगठन पंचायत स्तर तक मिलने का, बिल्कुल, तो हमको 2015 का चुनाव याद आ रहा है ज्ञानेश्वर जी। हम उस समय खूब चुनाव में बड़ा एक्सटेंसिवली हम लोगों ने कवर किया था चुनाव, पूरे बिहार में घूम करके। और हम लोग कई बार जो जेडीयू का वार रूम था, हम वहां भी जाकर के हम लोगों ने देखा था। उस वार रूम को भले सारी रणनीति प्रशांत किशोर बना रहे थे, लेकिन आरसीपी सिंह सिंगल हैंडेडली उसको चला रहे थे। बिल्कुल। उसको उन्होंने वहां बैठ करके उन्होंने जिस तरह से एक एक लोगों के साथ कोऑर्डिनेट किया था, वो बहुत रिमार्केबल काम था उनका। तो वो जो बैकरूम का स्ट्रेंथ है प्रशांत किशोर का, बैकरूम का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ प्रशांत किशोर को मिलने जा रहा है। बिल्कुल। पंचायत लेवल पर जो आपने कहा हम उस पर अभी आते हैं, लेकिन एक बैकरूम स्ट्रेंथ की जो बात होती है, जहां से आप बैठ करके एक वॉर रूम बने और वहां से बैठ करके आप पूरे बिहार को कोऑर्डिनेट करें कि किस तरह से आपके वर्कर काम करें, किस तरह से लोग रिस्पॉन्ड करें, किस तरह से मीडिया को रिस्पॉन्ड किया जाए, किस तरह से रियल टाइम में प्रतिक्रिया दी जाए, किस तरह से रियल टाइम में घटनाओं को एड्रेस किया जाए। ये हम लोगों ने देखा 2015 में, चूंकि पहली बार जेडीयू लड़ रही थी बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी के बारे में हर आदमी जानता है कि उसका रियल टाइम मैनेजमेंट कितना गहरा पॉलिटिकल मैनेजमेंट सिस्टम है उसका, कैसे एक एक चीज को वो लोग मॉनिटर करते हैं। और उस समय तो सुशील मोदी भी थे और 1 साल का ही नरेंद्र मोदी की सरकार हुई थी, तो उसका जवाब दिया था बैठ करके। तो एक बैकरूम में बहुत ही मजबूत,
वॉर रूम संभालने वाला, स्ट्रेटजी बनाने वाला व्यक्ति उनको मिल गया। 2015 से 2020 का जो कार्यकाल मतलब का जो दौर था, जो समय था आरसीपी सिंह का, वो नीतीश कुमार और आरसीपी दोनों का, उस समय आरसीपी ने हर जिले में पार्टी का संगठन खड़ा करने का काम किया था। 2020 में क्यों तो नाराजगी हुई, क्यों उनके लोगों को टिकट नहीं दिए गए, ये सब कहानियां अलग है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं उन पर कई बार में। लेकिन 2015 से 20 तक इन 5 वर्षों में आरसीपी सिंह ने समूचे बिहार में घूम करके जेडीयू के संगठन को की ओवरऑलिंग की थी। ओवरऑलिंग का मतलब कि नीतीश कुमार के साथ बड़े लोग जुड़े थे, गांव-गांव में, जिले पर, प्रखंड के स्तर पर लोग थे, लेकिन कोई भी उनमें बहुत मुखर चेहरा हो या बहुत पॉपुलर लीडर हो, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत एक सिस्टमेटिक ढंग से संगठन काम करता हो, ऐसा नहीं था। सब कुछ नीतीश कुमार के करिश्मे पर चल रहा था। 14 में पहली बार झटका लगा था जब चुनाव हारे थे लोकसभा का, और 15 में जब वो आरजेडी के साथ गए, उसके बाद जरूरत पड़ी थी कि संगठन को मजबूत किया जाए। वो मजबूती का काम आरसीपी सिंह ने किया था। जो आपने कहा ना कि पंचायत स्तर पर राजनीतिक लोग मिल जाएंगे, प्रशांत किशोर को संगठन मिल जाएगा, वो बिल्कुल सही है। वो इसलिए मिल जाएगा क्योंकि पंचायत स्तर तक संगठन का काम किया हुआ है आरसीपी सिंह ने। जेडीयू का हर व्यक्ति उनके संपर्क में है। वो शायद ही कोई ढंग का व्यक्ति होगा जो डायरेक्टली जिसके साथ प्रशांत किशोर, माफ करिएगा, आरसीपी सिंह की बात नहीं होती। ये आरसीपी की सबसे बड़ी खूबी थी कि वो डायरेक्ट कनेक्टेड रहते थे अपने कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से, और जिला स्तर के बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो या किसी भी सर्विस के अधिकारी हो, उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन था उनका। तो अब वो अपनी इस योग्यता, अपनी जो खूबी थी उसमें, उसका इस्तेमाल बीजेपी नहीं कर सकी। बीजेपी ले गई थी इसी के लिए ले गई थी कि वो इनसाइडर हैं, नीतीश कुमार की राजनीति को जानते हैं, उनके दावपेच को जानते हैं, उनके सारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं जिला स्तर, प्रखंड स्तर पर, उसको जानते हैं। लेकिन बीजेपी इस्तेमाल नहीं कर सकी क्योंकि तुरंत ही पाला बदल हो गया। उसके बाद नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए। तो नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ आ गए तो आरसीपी की जरूरत नहीं पड़ी बीजेपी को। प्रशांत किशोर को आरसीपी की इन सारी खूबियों का लाभ मिलेगा। बैकरूम मैनेजमेंट हो, जिला प्रखंड स्तर पर कॉन्टेक्ट्स की जरूरत हो, पार्टी संगठन, अपने संगठन की ओवरऑलिंग। देखिए, प्रशांत किशोर ने संगठन खड़ा कर दिया है, लेकिन प्रशांत किशोर के संगठन में भी बहुत लूप होल्स है। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, प्रशांत किशोर को भी पता है कि, और ये जो उनकी फॉल्ट लाइन है, उनकी अपनी पॉपुलैरिटी, उनके अपने तमाम जो उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन है, उसके बीच में और व्यवहारिक राजनीति के बीच में जो फॉल्ट लाइन है, ये हम लोगों ने गांधी मैदान की रैली में के समय देखा था, और जिस पर बड़ी विस्तार से उस फॉल्ट लाइन को दूर कर सकते हैं आरसीपी सिंह। वो व्यवहारिक रूप से संगठन की ओवरऑलिंग करके और उसको एक जीवंत, एक वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील कर सकते हैं, जैसा उन्होंने जेडीयू के साथ किया था। तो ये 2-3 चीजें पहली नजर में, आगे तो और चीजें हम लोग करेंगे। एक तो नीतीश कुमार की राजनीति के तमाम दाव पे दोनों लोग जानते हैं, प्रशांत किशोर भी जानते हैं और आरसीपी सिंह भी जानते हैं। दूसरा, प्रशांत किशोर और जो संगठन खड़ा किया है, उसकी ओवरऑलिंग एज ए संगठन, एज ए ऑर्गेनाइजेशन मैन आरसीपी कर सकते हैं। और तीसरा, जो बैकरूम ऑफिस का संचालन करना होता है, उस संचालन में, उसमें वो माहिर आदमी है। उसको वो बहुत ही कायदे से, उस समय जो तमाम कॉल सेंटर चलते थे जेडीयू का, लोगों को फोन जाते थे, लोगों को कनेक्ट किया जाता था, ये सब उन्होंने साथ मिलकर के किया है दोनों। तो ये 3 चीजें हमको पहली नजर में दिख रही हैं। बाद में जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, वो कैसे काम करेगी, वो भी है, और भी कई चीजें हैं इसमें, लेकिन ये 3 चीजें हमको बेसिकली अभी दिख रही हैं जो प्रशांत किशोर के पूरे गेम में ऐड करेंगे, आरसीपी ऐड करेंगे उसको, और उसका बड़ा फायदा प्रशांत किशोर को आगे आने वाली राजनीति में मिलने जा रहा है। ये हमारी प्राथमिक टिप्पणी है। ज्ञानेश्वर जी, अब आप कुछ और कहिए तो हम उसके आगे। नहीं, ये प्राथमिक टिप्पणी हो गई, लेकिन आरसीपी सिंह जब इतने ताकतवर हैं तो वह स्वतंत्र हैसियत में क्यों नहीं नीतीश कुमार को चुनौती दे पाए, पहला सवाल मेरा यह है। और दूसरा सवाल यह है कि जो प्रशांत किशोर बिल्कुल साफ सुथरी राजनीति का दावा कर रहे हैं, हमें और आपको ठीक से स्मरण है, और आज का भी प्रसंग है। अब महागठबंधन कहता है बिहार में डीके टैक्स वसूला जा रहा है, और तब चर्चा हुई थी कि आरसीपी टैक्स लग रहा है। तो आरसीपी टैक्स किसके बारे में कहा जा रहा था? देखिए, आज प्रशांत किशोर ने उन्हें धो दिया, मतलब दूध की तरह धोया है, और कहा है कि नहीं, बिल्कुल साफ सुथरे हैं। लेकिन ये जो आरोप लगते रहे हैं, और यह भी लगता रहा है कि जिलों में कैसे डीएम, एसपी, कैसे पोस्टिंग होती थी, कैसे टिकटों का वितरण होता था। तो हमारा सवाल ये है ना कि भाई, जब इतने ताकतवर थे तो स्वतंत्र हैसियत में वह क्यों नहीं चुनौती ले पाए? और आरसीपी टैक्स का जो दामन में दाग है, उससे कैसे छुटकारा मिलेगा, यह बात समझने की। और तीसरा सवाल, क्या दोनों ही ताव वाले हैं, एक दूसरे को मैच कर पाएंगे?
तो ये तीसरे से शुरू करते हैं ज्ञानेश्वर जी। देखिए, हमको पता है, आप भी जानते ही होंगे इस बात को, जब 2014-15 में दोनों लोग साथ हैं, नीतीश कुमार आरसीपी पहले से थे और 2010 तक तो वो खैर आईएएस अधिकारी थे और नीतीश कुमार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो उस नाते वो जुड़े हुए थे और जो सरकारी अधिकारी थे। लेकिन जब वो रिजाइन करके आए, उसके बाद पहला चुनाव आया था, वही आप 2014 का मान लीजिए, जब पहला चुनाव आया मतलब लोकसभा का, और उसमें बड़ा भारी झटका लगा। फिर नीतीश कुमार ने नए सिरे से अलाइनमेंट किया, प्रशांत किशोर को साथ में लेके आए, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिद्वंदी या दुश्मन की नजर से देखते थे। दोनों में को बहुत तालमेल नहीं होता था, मतलब दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद नहीं करते थे, क्योंकि दोनों को लगता था कि यह हस्तक्षेप है। प्रशांत किशोर को भी अकेले काम करने की आदत है, वो नरेंद्र मोदी के साथ काम करके आए थे। प्रशांत किशोर एक प्रधानमंत्री बना करके आए थे, तो उनको तो उस समय अभी तो बहुत ही विनम्र और बहुत ही हम्बल हो गए। हालांकि अभी लोग पीके के तेवर के बारे में मुझे याद है अजीत जी, जब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ ही रह रहे थे, तो रोज रात को नीतीश कुमार प्रशांत किशोर के साथ डिनर करते थे और आरसीपी सिंह को अपने घर जाकर भरपेट भोजन करना होता था। लेकिन इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं अकेले में खाने के वक्त प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार को ऐसी चाल न चल दे जिसमें उनके लोगों का नुकसान हो जाए, इसलिए एक ही रोटी खाएं। आरसीपी सिंह बैठे जरूर होते थे। बिल्कुल, तो दोनों एक दूसरे को संदेह की नजर से देखते थे। बिल्कुल। और कई बार दोनों लोगों की लाइन कटी कई जगह, वो चूंकि दोनों का मेथड अलग है काम करने का, उस समय एटलीस्ट ये दिखता था। और प्रशांत किशोर, जैसा हमने कहा कि प्रधानमंत्री बनवा करके आए थे, तो अपने आगे तो उनके आगे कौन था, कोई किसी को कुछ समझते नहीं थे। तो ये टकराव था दोनों में एक तरह का, दोनों एक दूसरे के को प्रतिद्वंदी और एक दूसरे को संदेह की नजर से देखते थे। अब दोनों ने सबक लिया है पिछले 10 साल में, दोनों को सबक मिला है। दोनों ने नीतीश कुमार को समझाया। सबसे पहली बात तो यह है कि दोनों ने नीतीश कुमार को समझा और राजनीति कैसे की जाती है ये सीखा दोनों ने। नीतीश कुमार को कभी किसी से कोई आदमी नहीं कह सकता है कि उनको किसी से कोई इमोशनल कभी कोई अटैचमेंट हुआ, कोई भावनात्मक लगाव हुआ। इसकी बहुत ही कम मिसाल होगी, हो सकता है ललन सिंह के साथ कभी कुछ हो इस तरह का इमोशनल, चूंकि 40 साल की दोस्ती है दोनों में। और जब अभी शिवानंद तिवारी जी का एक पोस्ट देख रहे थे जिसमें उन्होंने लिखा कि जब नीतीश के पास कोई नहीं था तब भी ललन सिंह थे, तो ये सब दोनों में हो सकता है कि उन दोनों का हो, लेकिन बाकी किसी से कोई अटैचमेंट नीतीश कुमार का नहीं है। सबकी उपयोगिता थी उनके पास, सबका इस्तेमाल था उनके पास। तो ये दोनों ने सीखा इस बात से कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है, राजनीति में कैसे सफल हुआ जाता है। तो जो 10 साल का सबक है 2015 से 2025 के बीच में, दोनों ने नीतीश कुमार के साथ रह के, नीतीश कुमार से अलग रह के, और फिर एक साथ आकर के जो ये सबक है दोनों का, वो सबक काम आएगा। हमको नहीं लगता है, हो सकता है राजनीति में होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी टकराव बढ़े, क्योंकि दोनों के लिए, प्रशांत किशोर के लिए तो थोड़ा कम, लेकिन आरसीपी सिंह के लिए ये अस्तित्व का मामला है। अगर अभी उन्होंने मिस किया तो फिर ये एक लास्ट चांस है, उनको फिर मौका नहीं मिलेगा। वो जेडीयू से में अभी कोई अवसर उनके यहाँ नहीं है, उनके लिए नहीं है। हालांकि वो जेडीयू के लिए अवसर देख रहे थे, अभी बात निकली तो ये हम लोग बता दें, हम लोगों ने एक बार और चर्चा की थी कि उन्होंने कोशिश की थी कनेक्ट होने की नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार से वो अभी पिछले 3 महीने से ट्राई कर रहे थे नीतीश कुमार से बात हो जाए, लेकिन अभी नीतीश कुमार, हो सकता है नीतीश कुमार को सूचना होती तो वो बात कर भी लेते, लेकिन अभी जो सिस्टम है नीतीश कुमार के आसपास, उसने कोई मौका नहीं छोड़ा, कोई एक लूप होल, एक पतली सी सड़क भी नहीं छोड़ी, पगडंडी भी नहीं छोड़ी जिससे चल के आरसीपी फिर जेडीयू में आ जाए, तो वो उनको रोक दिया गया था। तो अब दोनों ने एक सबक सीख लिया। उनके लिए एक आखिरी चांस है कि इस मौके को अगर वो भुना ले, इसमें अपने को स्टैब्लिश कर ले, अपना महत्व साबित कर लें, तो आगे के लिए वो सबके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अगर इस बार फेल हुए तो फिर आप किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसलिए तेवर अगर कुछ दिखाते भी हैं प्रशांत किशोर, तो आरसीपी बर्दाश्त करेंगे, चुनाव तक दोनों साथ चलने की कोशिश करेंगे। पहले आपके तीसरा जो आपने सवाल किया, हमको ये लग रहा है उसमें। अब आप एक जो पहला सवाल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अकेले क्यों नहीं कुछ कर पाए। अकेले नहीं कर पाए, इसके लिए आपको उनका बैकग्राउंड पता है कि वो आईएएस अधिकारी थे। वो कोई किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आए थे, किसी सोशल मूवमेंट से नहीं निकले थे। नीतीश कुमार और लालू यादव ये सब लोग आंदोलन की उपज थे, 74 के आंदोलन से निकले ये लोग। इन लोगों की एक समाजवादी पृष्ठभूमि रही, लोहिया के लोग रहे, कर्पूरी ठाकुर के लोग रहे, बड़ी ट्रेनिंग रही इन लोगों की। तो सफल वही होता है स्वतंत्र रूप से जो जिसकी कोई राजनीतिक, जिसका बैकग्राउंड हो, जो राजनीति करना जानता हो, संगठन अपने खुद से बना करके जिसने राजनीति की हो। आरसीपी ने कभी नहीं की, वो हमेशा सत्ता में रहे। आईएएस थे तो सत्ता में थे, चाहे उत्तर प्रदेश में अपने काडर में रहे हो या बिहार आकर के वो तो सत्ता में ही रहे हमेशा। तो राजनीति जो है, सड़क पर उतर के जो संघर्ष करने वाली राजनीति वो नहीं कर सकते थे, पहली बात तो ये। दूसरी, उनकी जो असफल होने का सबसे बड़ा कारण था
कि बिहार के जहां जातीय अस्मिता आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स इतनी महत्वपूर्ण है, उसमें उनकी आइडेंटिटी जीरो हो जाती थी। वो कुर्मी है और कुर्मी के लिए कोई स्पेस बिहार में नहीं था। जब तक एटलीस्ट नीतीश कुमार है थे, तब तक कोई जगह नहीं थी, किसी कुर्मी नेता के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई जगह नहीं बना सकता था, चाहे कितना भी पावरफुल होता, कितना भी होशियार होता। आप भाई आप बताइए ना, लालू यादव और तेजस्वी यादव के रहते कितने यादव जगह बना पाएंगे? एक पप्पू यादव या एक आध कोई अपना नाम लीजिए, वो भी आप एक क्षेत्र विशेष में लीजिएगा, पूरे प्रदेश तक नहीं ले सकते हैं किसी भी नेता का। तो कुर्मी होने की वजह से, नालंदा का होने की वजह से आरसीपी के लिए बहुत ही कम संभावना थी कि अकेले दम पर वो सफल हो, जब तक नीतीश कुमार है। लेकिन ज्ञानेश्वर जी, इस बात को नोट करके रखना चाहिए कि पोस्ट नीतीश कुमार एरा में, मतलब नीतीश कुमार के बाद की राजनीति में आरसीपी से बड़ा कुर्मी चेहरा कोई नहीं होगा। चाहे किसी को किसी ने मंत्री बनाया हो, किसी को किसी ने नेता बनाया हो, कोई दूसरा नहीं होगा। अगर मौका मिला ढंग से, अगर ढंग से उन्होंने पॉलिटिक्स प्रशांत किशोर के साथ मिल करके, तो जो वैक्यूम होने जा रहा है नीतीश कुमार के हटने से, उस कोई कुर्मी पॉलिटिक्स में, उस कुर्मी अजीत जी आप तो बड़ी बात कर रहे हैं। अजीत जी आप बड़ी बात करें, इसका आशय तो यह हुआ कि प्रशांत किशोर ने 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद की तैयारी भी शुरू कर ली है। इसका आशय तो यह है, यदि आज आरसीपी सिंह ने पार्टी का विलय किया है और आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर ने साथ चलने का फैसला किया है, तो 2025 के बाद की जो राजनीति होगी उसमें यह बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है ज्ञानेश्वर जी, 25 की राजनीति में भी बड़ा फैक्टर है, क्योंकि 25 में भी नीतीश कुमार को तो कोई सीएम घोषित नहीं करने जा रहा है ना, सीएम का दावेदार। जेडीयू के प्रवक्ता कितना भी कुछ कहें कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे 25 से 30, फिर से नीतीश, लेकिन जनता नहीं मानने को तैयार है, क्योंकि उनकी सेहत, उनकी शारीरिक मानसिक अवस्था, बीजेपी की पॉलिटिक्स, इन सबको देख करके। अभी आपने कहा, आपका जो दूसरा सवाल था आरसीपी टैक्स वाला, उस पर आए, उसके पहले अभी एक बात फिर ये ध्यान में आ गई, तो यही उसका जिक्र कर देना चाहिए है कि ये जो प्रशांत किशोर ने ये जो गेम किया है आरसीपी को साथ लेकर के, जो बड़ा राजनीतिक, मतलब एक भूकंप टाइप का उन्होंने झटका बिहार की पॉलिटिक्स को दिया है, वो आगे की तैयारी ही है। और ये जो प्रशांत किशोर राजनीति को, आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स को बैलेंस करने का एक बड़ा दाव है, वो राजनीति को संतुलित करना, जो जाति की राजनीति, जो हमेशा कहा जाता था कि प्रशांत किशोर फॉरवर्ड है, सवर्ण की राजनीति करेंगे, सवर्ण उनके साथ जुड़ेंगे, सवर्ण है ही कितने, उनके तो सब लोग बाहर रहते हैं, तो वोटर कहाँ है सवर्ण का। तो जिस उनकी कमजोरी ये बताई जाती थी, उन्होंने मनोज भारती को अध्यक्ष बनाया वहां का, अपने प्रदेश का, तो दलित का मैसेज नहीं गया उस तरह से कि वो दलित को जोड़ मैसेज नहीं हुआ। लेकिन आरसीपी सिंह के आने से एक बड़ा पिछड़ा चेहरा उनके साथ जुड़ा है, और अगड़ा पिछड़ा की राजनीति का एक बेसिक संतुलन बनाने की शुरुआत हो गई है। देखिए, आरसीपी का चेहरा हमेशा बिहार की राजनीति में एक पिछड़े नेता का चेहरा है। नीतीश कुमार के सबसे नजदीकी होने के नाते वो कुर्मी, धानु, कोयरी, तीनों के लिए जिस राजनीति पर बीजेपी फोकस कर रही है अभी इस संक्रमण काल में, जिस वोट को हासिल करने का, उस वोट का एक बड़ा दावेदार प्रशांत किशोर ने लिया करके आगे खड़ा कर दिया, एक बड़ा चेहरा कोयरी, कुर्मी और धानु। और ये एक बात हमने मार्क किया, जो और लोगों से बातचीत होने में समझ आया है कि नालंदा, नवादा, मुंगेर, खगड़िया, ये ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में आरसीपी ने बहुत ही मेहनत की है, बहुत ग्राउंड लेवल पर काम किया है, और यहाँ के कोयरी, कुर्मी, धानु तीनों जातियों के लोगों के साथ वो डायरेक्ट संपर्क में है। अभी नहीं रहने के बाद भी, पद पर नहीं रहने के बाद भी वो सीधे संपर्क में है। फोन उनका सैकड़ों हजारों लोगों के फोन है जिनको वो करते हैं या उनको लोग करते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन उन्होंने रखा हुआ है इन 4-5 जिलों में, उसका बड़ा लाभ प्रशांत किशोर को मिलेगा। ये जो अगड़ा पिछड़ा का जो भी पॉलिटिक्स करने वाले हैं, पिछड़ी राजनीति करने वाले लोग हैं, प्रशांत किशोर को अगड़ा नेता कह के और उनके वोट को सीमित करने वाले जितने लोग हैं, उन सबको अब एक मैसेज दे दिया प्रशांत किशोर ने। एक बड़ा बैलेंसिंग फैक्टर हो गया कि अगड़ा पिछड़ा का एक बैलेंस, एक दलित का चेहरा हो गया, एक अगड़ा पिछड़ा, एक ब्राह्मण का चेहरा, एक पिछड़ा चेहरा उन्होंने उसमें सेट कर दिया। और नैरेटिव कैसे बनेगा, अभी हो सकता है प्रशांत किशोर तो इसमें खुद ही माहिर है। आपको याद होगा कि लिपि सिंह का सारा झगड़ा किस तरह का है। बिल्कुल, लिपि सिंह का सारा झगड़ा जो है, चाहे वो ललन सिंह की नाराजगी हो या आनंद सिंह की नाराजगी हो, इस पूरे इलाके में, मगध, शाहाबाद और ये इस पूरे इलाके में, आपका जो ओल्ड गया डिस्ट्रिक्ट है, इस इलाके में और नालंदा में भी, ये अपने आप में आरसीपी सिंह की बेटी का नाम ही अगड़ा पिछड़ा का मूवमेंट बना देने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तरह का पोलराइजेशन अपने आप होगा वहां। तो उस पोलराइजेशन में प्रशांत किशोर का चेहरा और एक बड़ा बैलेंसिंग फैक्टर 8-10% वोट का आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में भी प्रशांत किशोर बहुत उपयोगी होने जा रहे हैं। संगठन की पॉलिटिक्स में, स्ट्रेटेजी की पॉलिटिक्स में, बैकरूम वॉर रूम की पॉलिटिक्स में और आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में, इन चारों में प्रशांत किशोर के लिए बड़ा कुरूप का पत्ता साबित हो सकते हैं आरसीपी से।
जी। अब आपका वो दूसरा सवाल जो आरसीपी आरसीपी टैक्स टैक्स। वाला सवाल है, जी। ये बड़ा बड़ा आरोप है। और जी, बिल्कुल। ये इस तरह के आरोप, हमारा मानना है कि पॉलिटिक्स में हमेशा उस व्यक्ति के साथ लगता है, के ऊपर लगता है जो नंबर 2 होता है, जिसके बारे में माना जाता है कि जो टॉप लीडर है, उसने जी। डर्टी वर्क करने के लिए एक आदमी रखा हुआ है। हुँ। और वो सब आदमी जानता है जो कि हमारा जो बायां हाथ है, मान लीजिए कि उस हाथ का काम होता है ये डर्टी वर्क करने का, मान लीजिए उसको काम दिया जाता है। हमेशा ये आरोप, जब कांग्रेस में अहमद पटेल सबसे पावरफुल थे तो उनके ऊपर ये आरोप लगते थे कि अहमद पटेल का यही काम है। तो वो बिल्कुल। उनके ऊपर वो सब जगह से कोऑर्डिनेट करना, पार्टी चलाना, ये सब चीजें हैं, फंड का जुगाड़ करना, संसाधन का जुगाड़ करना। तो इन सब को लेकर के आरसीपी सिंह के ऊपर आरोप लगते रहे, जिसका आज उन्होंने बड़ी सफाई से जवाब दिया कि भाई 2010 तक तो हम आईएएस थे, जी। तब तो अधिकारी थे, तो हमारा कोई टैक्स का वो टैक्स वसूलने का क्या मतलब हुआ। और हुँ। फिर जब हम आए उसके बाद हम कितने समय रहे, हुँ। और उस कितने समय में किन किन दोनों पार्टियों का उसके बाद हम चले ही गए 2020 में, अलग ही हो गए। तो फिर कब हमने वसूला, कितना वसूला, ये सब वो हुँ। खुद ही अपनी तरफ से सफाई दे रहे थे। तो ये एक आरोप है, ये आरोप है खाली, इसमें कोई ऐसा, आज जैसे डीके टैक्स की बात हो रही है, उस पहले आरसीपी टैक्स की बात होती थी, अपोजिशन के लोग आरोप लगाते थे। और बिल्कुल। अगर प्रशांत किशोर ने किसी मुकाम पर, किसी मौके पर ये आरोप लगाया होता आरसीपी पर, जी। जब वो नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे थे और हुँ। नीतीश कुमार के ऊपर करप्शन के आरोप लगाए होते, उस जी। करप्शन में उन्होंने आरसीपी को शामिल बताया होता, तब आज प्रशांत किशोर को दिक्कत होती, एक दुविधा होती कि हम इसका कैसे जवाब दें। लेकिन ये बिल्कुल। आरोप प्रशांत किशोर ने नहीं लगाए हैं। नीतीश कुमार के ऊपर मोटे तौर पर कोई बहुत ज्यादा आप करप्शन का आरोप कोई नहीं लगाया है। हुँ। मतलब आप लगा रहे हैं क्या तेजस्वी अगर आरसीपी टैक्स की बात कर रहे हैं तो वो नीतीश कुमार को करप्ट ठहरा रहे हैं क्या, नीतीश कुमार के हुँ। शासन को करप्ट ठहराएंगे क्या, जिस दौर हुँ। में वो 2 बार खुद ही नीतीश कुमार के साथ रहे। तो बिल्कुल। फिर आरसीपी को करप्ट साबित करने के लिए नीतीश कुमार को करप्ट साबित करना होगा, या नीतीश कुमार के ऊपर करप्शन का आरोप लगाना होगा। ये ऐसा जी। नहीं हो सकता कि नीतीश कुमार तो बड़े पाक साफ हैं, दूध के धुले हैं, और उनका जो नंबर 2 है वो बहुत करप्ट है। हुँ। तो हुँ। फिर नीतीश कुमार क्यों बनाए रखे अपने साथ उनको। बिल्कुल, ये बिल्कुल। हम आरसीपी की तरफ से सफाई नहीं दे रहे हैं, आरसीपी को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस तरह से चीजें काम करती हैं। हुँ। जब आप जाएंगे तो इसका जवाब इस अंदाज में देना होगा। और अगर आप बिल्कुल। नीतीश कुमार पर करप्शन के आरोप नहीं लगाएंगे तो फिर आरसीपी पर भी आप नहीं लगा सकते हैं। और अब करप्शन का मुद्दा जो है, फिर आप बीजेपी लगाएगी, आरजेडी करप्शन का आरोप लगाएगी, तो बीजेपी तो खुद ही उसके ऊपर ढेर सारे करप्शन के आरोप बिल्कुल, खोल कर बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके आरोपों में कोई दम नहीं है। और हुँ। बीजेपी लगा नहीं सकती है, क्योंकि बीजेपी तब नीतीश कुमार के साथ ही थी जब आरसीपी साथ में थे, और जी। आरसीपी को अब नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रहे हैं। तो हुँ। बीजेपी तो नहीं लगा सकती है ना करप्शन के चार्जेस, नहीं, क्योंकि नहीं। बीजेपी तो बीजेपी के मंत्री थे ना, वो केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री थे। जब बीजेपी के साथ में थे, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जेडीयू और बीजेपी साथ में थे, तो वो और आरजेडी वाले भी साथ रहे हुए हैं। तो अब आरसीपी बिल्कुल। टैक्स की ज्यादा चर्चा नहीं होगी। ये अब एक मोटे तौर पर कह सकते हैं ज्ञानेश्वर जी कि ये एक एकेडमिक बहस है, जो कहीं कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में मीडिया के लोग पूछेंगे, आम आदमी इस बात का इशू नहीं बनाएगा, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका इशू नहीं बना सकती, ना बिल्कुल। कोई बनाएगा ना बनाना चाहेगा, क्योंकि फिर बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी उसमें, इसलिए कोई नहीं बनाएगा। चलिए दूसरे घटनाक्रम की ओर देखिए, प्रशांत किशोर का हस्ताक्षर अभियान और जगह का चयन किया गया। नीतीश कुमार का गांव, पैतृक गांव कल्याण बिघा, जो हरनौत नालंदा में है, लेकिन वहां पहुंचने में रास्ते में अवरोध पैदा किए गए। करीब 100 गाड़ियों के काफिले के साथ प्रशांत किशोर वहां पहुंच रहे हैं जब हम कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन सुबह से गांव में पुलिस बल की इतनी तैनाती है कि पूछिए मत। लोगों से कहा जा रहा है घर के भीतर रहिए, मदद कीजिए, प्रशासन की मदद कीजिए, लेकिन प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं मैं पहुंचूंगा, और उन्हें परमिशन दिखाने को कहा जा रहा है, वह कह रहे हैं परमिशन भी दिखाएंगे। लेकिन बताइए, यह प्रशांत किशोर को रोकने की क्या जरूरत थी? जब वह गांव में जा रहे थे, लोगों से बातचीत करना चाहते, क्या फिर से प्रशासन जैसा कि गांधी मैदान में हुआ था उन्हें फिर से हीरो बना रहा है? बिल्कुल बिल्कुल यही चीज दिख रही है, और अपनी गलतियों से, अपने जी। गलत डिसीजन से जेडीयू के लोग या सरकार के लोग जी। अपने विरोधियों को बड़ा बना रहे हैं। अभी आप बिल्कुल। देखिए, अगर अगर राहुल गांधी को छात्रावास में भाषण देने की इजाजत मिल जाती तो इतनी बड़ी खबर नहीं बनती जितनी बड़ी खबर बनी बिल्कुल। उनको रोकने से। आप जी। बेवजह रोक रहे थे, आपने हम्म। परमिशन कैंसिल की, उसके बाद उनको रोकने की कोशिश की, फिर वो पैदल निकल के चल के गए तो हीरो हो गए। उनकी हम्म। उनकी निडरता, उनकी बेबाकी, उनके साहस की चारों तरफ सोशल मीडिया में चर्चा होने लगी। जी। अगर वो नहीं रोकते तो छात्रावास में जाकर के 200-500 छात्रों को संबोधित करते और पटना जाते। बिल्कुल। तो प्रशासन ने हीरो बना दिया राहुल गांधी को। उसी तरह हम्म। से प्रशासन प्रशांत किशोर के साथ जबरदस्ती लड़ाई बना रहा है, जबरदस्ती टकराव बना रहा है। जी। और आपको ये समझना चाहिए, जेडीयू जो सरकार है, बिहार की सरकार है, उसको, कि चुनाव के समय में राजनीति जब पूरी तरह से लोग जागृत रहते हैं और हर एक एक घटनाक्रम पर लोगों की नजर रहती है,
इस तरह की घटनाएं, इस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से अपोजिशन को अपना पॉलिटिकल कैंपेन करने से रोकना उसको हीरो बनाता है। उसके प्रति लोगों की सहानुभूति होती है। आप सरकार के आप ऑलमाइटी, आप सरकार के पास सारी माइट है, सारी ताकत लगा के आप अपोजिशन को रोक दीजिएगा। इसका ये मतलब नहीं कि अपोजिशन दब जाएगा। जनता के मन में उसके प्रति और सहानुभूति होती है। अंडरडॉग के लिए वैसे भी हम लोगों के यहाँ हमदर्दी होती है। जो कमजोर होता है, हम लोगों के यहाँ लोग तुरंत रावण रथी बिरथी रघुवीरा की बात करने लगते हैं कि आपके पास सारी ताकत है और भगवान राम पैदल ही चल रहे हैं। तो उनको आप क्यों इस दिशा में ले जा रहे हैं? प्रशांत किशोर से क्या लड़ाई बनानी है आपको? आप ये दिखाना है जेडीयू बीजेपी की सरकार को कि हमारी लड़ाई प्रशांत किशोर से ही है। तेजस्वी यादव कहीं सभा करने जाते हैं, अभी उनकी दुनिया भर की सभाएं हो रही थी, कहीं तो नहीं रोका जा रहा था। उनका कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे थे, किसी को नहीं रोका जा रहा था। तो क्या ये लड़ाई बना रहे हैं आपकी हमारी लड़ाई प्रशांत किशोर से, हमारी लड़ाई राहुल गांधी से? अगर ये लड़ाई आप बना रहे, जो भी व्यक्ति प्रशासन में बैठा हुआ इस तरह के फैसले कर रहा है, क्योंकि ये कोई कलेक्टर का फैसला नहीं है, ये कोई एसडीएम का फैसला नहीं, ये बड़ा बाबू सरकार का कोई फैसला नहीं कर सकता। ये पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं और जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं वो लोग डिसाइड करते हैं। अगर तो जो भी डिसीजन कर रहा है उसको वो बिना दिमाग लगाए इस तरह के फैसले कर रहा है, और इसका नतीजा है कि राहुल गांधी भी हीरो हो रहे हैं और प्रशांत किशोर भी हीरो हो रहे हैं। आप प्रशांत किशोर से इसका मतलब डरे हुए हैं। जनता तो ये समझे कि आप प्रशांत किशोर जाकर के आपकी पोल खोलना चाह रहे थे, तो जो इशू प्रशांत किशोर उठाना चाह रहे हैं अगर वो चुपचाप उठा देते तो हो सकता है लोगों का ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब आप वो मुद्दा उठाने से उनको रोकेंगे तो लोगों का ज्यादा ध्यान जाएगा। लोग खोजेंगे ना कि भाई आपने कहा था कि 2-2 लाख रुपया देंगे, तो आपने फिर उसको 5 साल में बांट दिया कि 1 साल में हम मतलब 40-40 हजार ही रुपया देंगे, 5 साल में 2 लाख देंगे। तो किसी को तो नहीं मिला, किसी को मिला है, तो ये सवाल तो अब ज्यादा प्रासंगिक हो जाएगा, ज्यादा ज्वलंत हो जाएगा। और वो जमीन का भी 3 डिसमिल जमीन का भी मामला बहुत ज्वलंत हो जाएगा। तो ये एक बड़ा पॉलिटिकली रॉन्ग डिसीजन है। पॉलिटिकली अभी इस समय तो सरकार को पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत है कि ठीक है जाइए प्रशांत, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि आप क्या छिपाना चाह रहे हैं। क्या कल्याण बिघा गांव जो नीतीश कुमार का अपना गांव है, वहां भी अभी विकास की रोशनी नहीं पहुंची है, वहां भी अभी विकास की सड़क नहीं पहुंची है, जिसको आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर जाएंगे, उनकी मीडिया टीम जाएगी और तमाम मीडिया के लोग जाएंगे तो देख के और बता देंगे। अभी देखिए कितनी शर्मनाक एक तस्वीर थी कि शहीद यहाँ गए, छपरा सिवान, वहां जो छपरा में शहीद के गांव गए तो उस दिन रातों रात सड़क बनी। तो अभी भी ऐसे गांव है, ये हमने देखा दिल्ली में नैरेटिव बना, हम लोग उस समय चर्चा नहीं कर रहे थे, नहीं तो हम उस समय इस पर ध्यान दिलाते कि इसको लोगों ने कहा कि इसका मतलब कि अभी भी ऐसी जगह है, ऐसे गांव है जहां इतना डंका पीटने के बावजूद आप सड़क नहीं बना पाए, मुख्यमंत्री जा रहे तो सड़क। बिल्कुल ऐसी ही किसी बात से आप आशंकित हैं, डरे हुए हैं, डिफेंसिव हैं कि आप हरनौत, नालंदा, कल्याण बिघा जाकर के और प्रशांत किशोर पोल खोल देंगे तो क्या जवाब देंगे समूचे बिहार के लोगों को कि भाई हमारे ही गांव में विकास नहीं हुआ तो पूरे बिहार का क्या करेंगे? तो क्या इसको लेकर के आशंकित है? ये कुल मिलाकर के बहुत खराब ऑप्टिक्स क्रिएट किया है, बहुत बैड डिसीजन है, पॉलिटिकली गलत डिसीजन है, जिसके एकमात्र लाभार्थी प्रशांत किशोर होंगे। सरकार को, जेडीयू को कोई लाभ नहीं मिला है, उल्टे नीतीश कुमार के इस्तेमाल पर और अपने इलाके में किए गए उनके काम पर सवाल खड़ा होगा। चलिए, तो देखिए बिहार को लेकर हमने चर्चा फिर से शुरू कर दी है। अब सीमा पर कुछ शांति है तो बिहार की राजनीति में चमक बढ़ेगी, आग उठेंगे, तो हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखकर पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।